हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोल साम्राज्य। इस चोल साम्राज्य टॉपिक के अंतर्गत हम एक पार्ट है वो वीडियो के रूप में निकाल चुके हैं, जिसमें हमने चोलों के प्रारंभ से लेकर उनके महान सम्राट राजराज तक की यात्रा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें चोल वंश के एक अन्य महान शासक राजेंद्र चोल और उनके बाद में दूसरे जो इस वंश के शासक हैं उनकी जो चर्चा है, विवेचना वो करेंगे। इससे पहले हम यह देखेंगे, जिसको देखना जरूरी है वो यह है कि राजराज जो शासक थे, जो कि राजेंद्र चोल के पिता थे, वो इस वंश के पहले महान शासक थे जिन्होंने चोल वंश को एक दक्षिण भारत के महान साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया था। और उनके जो आस पड़ोस के जो शासक थे उनसे इनकी दुश्मनी थी। तो जो राजेंद्र चोल जो शासक जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनको एक विशाल साम्राज्य, सुसंगठित राज व्यवस्था और मजबूत जल व थल सेना के साथ साथ में एक व्यापक विरोधी वर्ग भी विरासत में मिला था। तो चोल साम्राज्य को या चोल राजनीति को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। उनमें हम बात करेंगे तो एक तो है पांड्य, दूसरे हैं चेर, तीसरे हैं पश्चिमी चालुक्य और चौथे हैं श्रीलंका के शासक और पांचवें हैं वेंगी के चालुक्य, जिनको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। अब ये जो पांच क्षेत्र कह दो या वहां के शासक कह दो, इन पांच जगहों से ही जो चोल वंश है उसकी राजनीति संचालित होती थी। अब इन पांचों में से जो ऊपर के चार हैं उनका चोल वंश से हमेशा शत्रुता रही, ये हमेशा शत्रु रहे। और ये वेंगी के चालुक्य हैं वो हमेशा मित्र रहे, किनके? चोल वंश के। पांड्य जो थे वो यहां पर इन वाले इलाकों में थे, चेर थे वो इन वाले इलाकों में थे, केरल वाले इलाकों में। वेंगी जो थे वो इन वाले इलाकों में थे। चालुक्य जो थे, पश्चिमी चालुक्य, वो ये वाला इलाका था। श्रीलंका ये था ही था। और इनके बीच में जो थे वो चोल थे। अर्थात जो चोल साम्राज्य था वो तीन ओर से अपने शत्रुओं से घिरा था। और ये वाला जो वेंगी के चालुक्य थे, ये वेंगी के चालुक्य थे, इनसे इनकी मित्रता थी, या यूं कहें कि वेंगी के चालुक्य थे वो इनके एक तरीके से अधीनस्थ मित्र की तरह थे। राजराज के काल में उन्होंने पांड्य चेर जो थे उनको हराया था और उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। श्रीलंका है, उसका जो उत्तरी हिस्सा था उसको भी राजराज ने जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था और पोलन्नरुआ को वहां की राजधानी बनाया था। वेंगी से इनकी मित्रता थी और वेंगी के शासक से राजराज ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। इस तरीके से इनके वेंगी से वैवाहिक संबंध भी थे। और चोलों और वेंगियों की जो मित्रता थी, इस मित्रता से हमेशा जो पश्चिमी चालुक्य थे ये हमेशा आशंकित रहते थे और उनको इनकी यह मित्रता थी वो हमेशा अखरती थी।
इसलिए पश्चिमी चालुक्य जो थे वो चोल वंश के अंत तक चोल वंश का विरोध करते रहे, इनसे युद्धरत रहे और समय समय पर इनके दोनों वंशों के मध्य में बहुत सारे जो युद्ध हैं वो हुए। इनको कल्याणी के चालुक्य भी कहते हैं। वातापी के जो चालुक्य थे वो अलग थे। वातापी के चालुक्यों का जो शासन था वो 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी मध्य के बीच में था। और उसके बाद में राष्ट्रकूटों का इस इलाके पर शासन आया और राष्ट्रकूटों के पतन के बाद में पश्चिमी चालुक्य आए जो कि चोल वंश के समकालीन थे। अब हम इस स्थिति को समझने के बाद में हम आते हैं सीधे राजेंद्र चोल पर। राजेंद्र चोल एक महान शासक थे। चोल वंश के 2 महान शासक हुए हैं जिनमें राजराज और राजराज का पुत्र राजेंद्र चोल। इन्होंने चोल साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय है। तो राजेंद्र चोल जब शासक बने तो सीधी सी बात थी कि इनकी जो राजधानी है, इनकी जो राजनीति है वो इन 5 जो शासक वंश हैं इनके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। तो सीधी सी बात है कि राजेंद्र चोल जब शासक बना तो इन चारों से इनका युद्ध होना भी तय था। राजेंद्र चोल के बारे में हमें जानकारी है, वो तिरुवालंगाडु व करंदाई या तंजौर कह दो, वहां के मिलने वाले अभिलेखों से हमें इनके बारे में जानकारी है वो प्राप्त होती है, या जानकारी के ये विश्वसनीय स्रोत है वो मान सकते हैं। सबसे पहले राजेंद्र चोल की जो लड़ाई है वो होती है पश्चिमी चालुक्य से। क्योंकि राजेंद्र चोल एक प्रबल शासक थे तो वो तुंगभद्रा जो नदी थी उसको पार करके जो रायचूर दोआब हैं, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो भाग है उसको रायचूर दोआब कहते हैं, उसको हस्तगत करते हुए पश्चिमी चालुक्य या उनकी राजधानी कल्याणी तक इनका असर है वो रहा और वहां जीत है वो दर्ज की। उसके बाद में जो श्रीलंका है, श्रीलंका के उत्तरी भाग को, इस भाग को राजराज ने जीता था, लेकिन राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका को विजित कर लिया और वहां का जो शासक था महिंद पंचम, उसको बंदी बनाकर अपने यहां ले आए और 12 साल तक महिंद पंचम बंदी बनकर रहा और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से पूरा श्रीलंका है वो चोल वंश के अंतर्गत आ जाता है, चोल साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। इस तरफ जावा, सुमात्रा वगैरह जो द्वीप थे उनको राजराज पहले ही जीत चुके थे। अब उसके बाद में पांड्य और चेर की बारी आती है। पांड्य और चेरों को हालांकि राजराज ने परास्त किया था और उनके क्षेत्रों को भी जीता था, लेकिन फिर भी ये है वो जीत है लगता है स्थायी नहीं हुई थी और उनको वापस राजेंद्र चोल को इनसे लड़ाई करनी पड़ी और इनको वहां परास्त किया। पश्चिमी चालुक्यों से वापस जो है वो लड़ाई हो जाती है। इसका कारण यह था कि जो वेंगी थे वो चोलों के अधीनस्थ मित्र की तरह थे या उनकी छत्र छाया में ये शासन करते थे। अब वेंगी का जो शासक है वो चालुक्य चाहते थे कि उनके पक्ष का व्यक्ति बने, जबकि चोल यह चाहते थे कि जो वेंगी का शासक है वो चोलों के पक्ष का रहे। इस बात को लेकर इन दोनों के मध्य लड़ाई होती है और राजेंद्र चोल की सेनाएं हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते इनको परास्त करके इनके जो मित्र थे, जो कलिंग के थे शासक, उनको परास्त करते करते वो बंगाल तक पहुंच जाते हैं। और इसके बीच में जितने भी
राजा रजवाड़े आते हैं उन सभी को परास्त करते हुए जाते हैं। और इस विजय के उपलक्ष्य में वो एक उपाधि धारण करते हैं राजेंद्र चोल, उसका नाम था गंगेकोंड चोल, अर्थात गंगा तक के क्षेत्र को विजित करना। इनकी जो राजधानी थी तंजौर, वहां से राजेंद्र चोल अपनी राजधानी दूसरी जगह ले जाते हैं और उस राजधानी का नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा जाता है। और उसी के पास में सिंचाई के लिए गंगचोलम नाम की जो नहर है उसको भी बनवाया जाता है। पांड्यों को जीतकर, उनके राज्यों को जीतकर पांड्यों के, और उस पर वो अपने पुत्र को वहां का महामंडलेश्वर या वायसराय नियुक्त करते हैं। कौन? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल की जो महत्वपूर्ण विजय थी वो थी 1035 में कड़ारम के श्री विजय साम्राज्य पर विजय। यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो जो निकोबार हैं उसके और मलेशिया के बीच में 12 द्वीप थे, उनको जीत लिया जाता है 1035 में। श्री विजय साम्राज्य जो वहां पर शासन करता था उसको पराजित करके राजेंद्र चोल हैं वो अपने योग्य पिता का योग्य पुत्र साबित होता है। बहुत सारी जो विजय हैं वो राजेंद्र चोल के नाम हैं। सिर्फ विजय ही नहीं, राजेंद्र चोल धर्म, दर्शन और विद्या की उन्नति में भी महान शासक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक महाविद्यालय और बहुत सारे जो विद्या के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको दान दिए, और उनके द्वारा धारण की गई पंडित चोल की उपाधि अपने आप में यह अनुभव कराती है कि उनका विद्यानुराग है वो प्रबल था। लेकिन राजेंद्र चोल का जो अंतिम वक्त है या अंतिम समय है वो विद्रोहों से भरा रहता है। उनके साम्राज्य में हर जगह विद्रोह होते हैं। पश्चिमी चालुक्य हैं वो विद्रोह सुलगाने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। पांड्य और जो चेर थे वो भी विद्रोह के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको अभी तक पूरी तरीके से दबाया नहीं गया था। और जो श्रीलंका है वहां मुक्ति आंदोलन है वो महिंद पंचम के पुत्र द्वारा शुरू किया जाता है, अर्थात श्रीलंका को चोलों के आधिपत्य से मुक्त करवाने का जो उनका प्रयास है या जो उनका संग्राम है वो शुरू हो जाता है, मुक्ति संग्राम। तो यह सब जगह एक तरीके से अव्यवस्था को दर्शाता है कि राजेंद्र चोल के अंतिम समय में हर जगह अव्यवस्था थी। हालांकि इस अव्यवस्था को राजेंद्र चोल काफी हद तक कंट्रोल में या नियंत्रण में कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी समस्या थी जो चोलों के पतन तक चलती रही। उसके बाद में राजाधिराज शासक बनते हैं 1044 से 1052 के बीच में। इनकी जो लड़ाई है वो चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ होती है और लड़ाई में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। यह जो युद्ध है इसको कोप्पम के युद्ध के नाम से यह युद्ध है वो इतिहास में प्रसिद्ध है। और लड़ाई के मैदान में ही उनकी मृत्यु होने के बाद में उनका जो छोटा भाई है राजेंद्र द्वितीय, वो राजाधिराज की मृत्यु के बावजूद कोप्पम का युद्ध जीतता है और वही युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक भी करवाता है। लेकिन पश्चिमी चालुक्यों के साथ में यह लड़ाई है वो अब भी जारी रहती है। अगला जो युद्ध होता है वो 1062 में कुडल संगमम का युद्ध होता है। इस कुडल संगमम का युद्ध में पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम और राजेंद्र द्वितीय के मध्य होता है। उसको भी राजेंद्र द्वितीय है वो जीत लेता है। राजेंद्र द्वितीय के बाद में वीर राजेंद्र शासक बनता है। वीर राजेंद्र को युद्ध के लिए पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर ललकारता है और उसी ललकार के बदले वीर राजेंद्र
जो कि चोल शासक है, वो अपनी सेनाएं लेकर तुंगभद्रा के निकट पहुंच जाता है और वहां अपना डेरा जमा लेता है। 1 महीने तक सोमेश्वर प्रथम का वो इंतजार करता है, लेकिन सोमेश्वर प्रथम उस वक्त असाध्य रोग से पीड़ित था और अपनी ललकार के बावजूद युद्ध मैदान में नहीं पहुंचने के कारण वो अपमानजनक और अपने रोग से तंग आकर वही तुंगभद्रा में आत्महत्या कर लेता है और इसको वीर राजेंद्र अपनी जीत मानते हुए तुंगभद्रा के किनारे पर विजय स्तंभ स्थापित करता है। आगे जाकर सोमेश्वर द्वितीय शासक बनता है और सोमेश्वर द्वितीय का जो भाई होता है विक्रमादित्य षष्ठ, इन दोनों में साम्राज्य को लेकर कड़ुहाट हो जाती है। चोल जो है वो इस में विक्रमादित्य षष्ठ का साथ देते हैं और विक्रमादित्य षष्ठ का साथ देने के कारण ही इनका जो हिस्सा है वो, इनका राज्य है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है और विक्रमादित्य को हिस्सा है वो मिलता है। आगे जाकर विक्रमादित्य है वो योग्य शासक साबित होता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ, विल्हण जिसका दरबारी कवि था वो, तो आगे जाकर विक्रमादित्य षष्ठ है, उससे चोलों का जो है वो युद्ध है वो जारी रहता है। फिर उसके बाद में अधिराजेंद्र एक चोल वंश का शासक बनता है। उसके विरुद्ध लोगों में असंतोष का माहौल फैलता है और वो असंतोष में उसकी हत्या कर देती है। एक क्रुद्ध भीड़ आती है और अधिराजेंद्र की हत्या कर देती है। उसके बाद में यह जो काल है उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है कुलोत्तुंग प्रथम। यह राज का प्रदोहित्र था। हमने पढ़ा है कि राज ने, जो कि राजेंद्र प्रथम का पिता था, उसने वेंगी में अपने पक्ष के व्यक्ति को शासक बनाकर उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर लिया था, तो वहीं से इनके वैवाहिक संबंध थे। तो राज का प्रदोहित्र है वो कुलोत्तुंग प्रथम था, वो शासक बनता है। तो अब कुलोत्तुंग प्रथम जो था वो, उसका वंश तो चालुक्य था, इनको पूर्वी चालुक्य या वेंगी के चालुक्य कहा जाता था, जबकि ये पश्चिमी चालुक्य कहा जाता था। तो जो यह कुलोत्तुंग प्रथम था वो, उसका वंश तो चालुक्य था, लेकिन इसका जो भूक्षेत्र था जहां पर वो शासन कर रहा था और वो जिसके उत्तराधिकारी के रूप में शासन कर रहा था वो चोल थे। तो इसको सम्मिलित रूप से चालुक्य चोल शासक या चोल चालुक्य शासक कहा जाता है और यहीं से चोल चालुक्य युग या वंश की शुरुआत है वो होती है। कुलोत्तुंग प्रथम यह देखता है कि उसके जो पूर्ववर्ती शासक थे उन्होंने बहुत सारी निरर्थक विजय प्राप्त की थी जिनका कोई अर्थ नहीं। वो युद्ध जीतने के बाद में भी वो क्षेत्र थोड़े समय बाद में उनके हाथ से निकलते रहे या वहां पर विद्रोह के स्वर बजते रहे। तो उसका यह मानना था कि जो विजय है वो लाभकारी और उपयोगी साबित होनी चाहिए, न कि निरर्थक विजय जिसमें धन और जन की बड़ी हानि होती है। तो ऐसी निरर्थक विजयों की तरफ उसने ध्यान हटा दिया। यही कारण है कि जब श्रीलंका को स्वतंत्र करवाने का जो आंदोलन था और उसमें जब वो सफल हुए तो भी वहां से चोल प्रभाव नष्ट होने पर भी कुलोत्तुंग प्रथम ने कोई कटुता प्रदर्शित नहीं की। चालुक्यों से हालांकि इसकी जो दुश्मनी है वो बरकरार रही, फिर भी कुलोत्तुंग प्रथम का जो शासन काल था वो शांति का शासन काल था। विक्रमादित्य षष्ठ से इसका विरोध रहा। कुलोत्तुंग प्रथम ने
राजराज की तरह ही भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण करवाया। चीन में अपना दूतमंडल भेजा और कुलोत्तुंग प्रथम के बाद में विक्रम चोल है वो शासक बनता है। विक्रम चोल क्रूर और अत्याचारी शासक था। जब उसके शासनकाल में छऊ और अकाल पड़ा हुआ था, तब भी वो चिदंबरम के मंदिर को उन्नत करवाने में, उसको भव्य करवाने में लगा हुआ था। जनता पर बहुत सारे कर है वो लाद दिए थे। प्रदक्षिणा पथ को वो स्वर्ण मंडित करवाने में लगा हुआ था, जबकि उसकी जनता है, प्रजा है, वो अकाल से दुखी थी और मर रही थी। यही कारण था कि वो बाद में अलोकप्रिय होता गया। और जो चोल शासक थे वो, उनका जो शासन क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे सिमटता गया और समय के साथ में चोल वंश भी उसी तरीके से राजनीतिक पटल से विलुप्त हो गया, जैसे कि अन्य राज्य या साम्राज्य होते गए। तो आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।